हे गाइस, व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस, ये मैंने एक सीरीज़ चालू करी है और उसका ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप पहला पार्ट देखिए एंड उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहले पार्ट में हमें पता चला था दैट मिस्टर एस, जो कि एक ब्लॉगर है जो ट्रू क्राइम पर ब्लॉग्स लिखते हैं और वो पहले डिटेक्टिव भी थे। सो उनको एक अननोन ही इंसान का लेटर आता है और वो जब लेटर खोल के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई तो साइकोपैथ है जो अपनी स्टोरीज मिस्टर एस को बताना चाहता है। जो भी उसने अभी तक किया है वो सब मिस्टर एस को बताना चाहता है। एंड मिस्टर एस के पास उस इंसान के 3 लेटर आते हैं। फर्स्ट लेटर जो हमने पहली स्टोरी में बताया था एंड ये वाला सेकंड लेटर है। अब मिस्टर एस सेकंड लेटर खोलकर देखते हैं तो उसमें शुरू में कुछ लिखा होता है। माई वर्क इज एन आर्ट दैट हैज गॉन अननोटिस्ड फॉर फार टू लॉन्ग, ऑल्दो फ्यू वुड अंडरस्टैंड इट इज टाइम दैट माई आर्ट इज प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड। वेल, अब जो भी लेटर होगा मैं साइकोपैथ के POV से बताने वाला हूँ। एंड बी वॉन्ड बिकॉज आई बिलीव दैट वट यू आर अबाउट टू रीड इज अ जर्नल ऑफ अ साइकोपैथ। वेल, बाय द वे गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी एंड अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। वी आर सो क्लोज टू 100K। सो गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हे गाइज, लॉन्ग टाइम नो सी। बाय द वे, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। सो अब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ। जो आखिरी के 2 ईयर्स है बहुत स्मूथ गए हैं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा गया। मैं फॉस्टर चाइल्ड हूँ तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। डीन एंड सैरा मेरे को हमेशा पैसे देते हैं, बहुत बहुत प्यार से मुझे ट्रीट करते हैं। वेल, मुझे भी थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है बट आई गेस वो मेरे से खुश है। इनफैक्ट बहुत खुश है कि उन्होंने मुझे फॉस्टर चाइल्ड से अपना एक्चुअल चाइल्ड बनाने का फैसला किया है। प्रीटी गुड न्यूज़, राइट? एंड जो मेरे ये 2 साल है वो भी बहुत स्मूथ गए हैं। बट इन 2 साल में ना मुझे हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। और हॉस्टल में सबसे गंदी बात पता है क्या है? सबसे ज़्यादा गंदी बात ये है कि आपको एक रूम मिलता है जो कि आपको किसी अनजान लड़के के साथ शेयर करना पड़ता है। वेल, पहले जो 2 साल थे वो तो बहुत अच्छे थे। जो लड़का था बेचारा बहुत अच्छा लड़का था। ना मेरे से बात करता था ना मैं उससे बात करता था। उसने 2-4 बार ट्राई किया था बट मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। अपने स्टडीज़ करता रहता था, चुपचाप आके पढ़ता रहेगा, सो जाएगा, पढ़ेगा, बाहर जाएगा, फिर आएगा, सो जाएगा। ये उसका रूटीन था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था उससे। बट इस साल मुझे एक नया लड़का मिला है, एक न्यू रूममेट जिसका नाम डस्टिन है। सब कुछ स्मूथ चल रहा था डस्टिन के आने तक। ये लड़का ना मुझे खटक रहा है, मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा। बताता हूँ क्यों। सो लेट मी टेल यू अबाउट डस्टिन। डस्टिन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फूल जिसे हर टाइम अटेंशन चाहिए होती है। सो जो मेरा रूम है, एक्चुअली रूम नहीं, एक अपार्टमेंट दिया जाता है जिसमें 2 रूम होते हैं। मेरा अलग है, डस्टिन का अलग है। सो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरा अलग रूम है, डस्टिन का अलग रूम है और बीच में एक हॉल है। तो जो मेरा अपार्टमेंट है, डस्टिन की वजह से 5-6 लोग हमेशा वहाँ पर रहते हैं। और मेरे रूम में नहीं रहते, ऑब्वियसली मैं रहने भी नहीं दूंगा। बट डस्टिन के रूम में, हॉल में जो सोफ़ा है उस पर पड़े रहते हैं और वो 5 सेकंड भी चुप नहीं रह सकते। हमेशा चपड़ 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 करते रहते हैं। वो हमेशा बस चिल्लाते रहेंगे, नाचते रहेंगे, म्यूज़िक सुनते रहेंगे। किसी अजीब से म्यूजिशियन की जिसके लिटरली वोकैबुलरी स्किल एक दूसरे क्लास के बच्चे जितनी है। गाने में बस बेवकूफ़ों जैसे शब्द भरे हुए और वही रिपीट करे जा रहे हैं। कैसे लोग होते हैं, कैसे गाने सुन लेते हैं ऐसे लोग? मुझे कभी समझ नहीं आता। आई गेस इन तरीके के लोगों को तो मैं कभी समझ ही नहीं सकता। गुची गैंग, या श्योर, बेवकूफ़। आई जस्ट हेट दिस जनरेशन। मुझे इस जनरेशन का समझ ही नहीं आता। हम कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो चुके हैं, बस नशे की लत में घूम रहे हैं। और डस्टिन भी उनमें से एक है। हमेशा नशा करता रहेगा, ड्रग्स का, दारू का, लड़कियों का। वेल, आई वॉन्ट से लड़कियाँ उसकी दोस्त है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तो आई गेस ये दोनों तब से साथ है जब से ये मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। बट हाँ, उसकी पार्टीज़ में बहुत लड़कियाँ आती है, बहुत ऐसे लड़के आते हैं। हाँ, इन्हें देख के तो मुझे सिर्फ एक ही वर्ड समझ में आता है, लूज़र्स। लूज़र्स जिनकी खुद की लाइफ कभी अच्छी नहीं चल रही होती। और ये लूज़र्स अपनी लाइफ को सुधारने की जगह पार्टी, ड्रग्स, नशा, बस यही करते रहते हैं। और फिर माथा पीटते हैं, रोते रहते हैं कि हमारी लाइफ बुरी क्यों है, हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया भगवान। कैसे से लोग हैं यार।
वेल अभी तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बट एक दिन ऐसा होता है जब मैं बहुत थका हुआ होता हूँ, मेरा एक्चुअली मूड भी बहुत ख़राब होता है। मैं अपार्टमेंट खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर जगह अजीब अजीब लोग गिरे पड़े हैं। उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सोफ़े के ऊपर उल्टियाँ करी हुई है, यहाँ ड्रग्स, यहाँ दारू। मेरा देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। और मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है डस्टिन को देखकर, जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। डस्टिन जो पता नहीं शायद ओवरडोज करके बैठा हुआ है या बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं था, पढ़ रहा था यहाँ वहाँ ऐसा वैसा, और पता नहीं क्यों मुझे उसे देख के गुस्सा आ जाता है। वेल पता नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, बट मुझे उसे देख के गुस्सा आ जाता है। मैं चाहता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, डस्टिन डस्टिन क्या हुआ, ऐसा करता है, जिसे देख के मुझे और गुस्सा आता है। ऐसे लोग जो अपने आप को नहीं संभाल सकते वो किसी काम के नहीं होते, दे जस्ट वेस्ट, दे जस्ट गार्बेज। मेरे को फिर गुस्सा आता है, मैं और जोर से बोलता हूँ डस्टिन, जिस पे वो अपनी आंख खोलने की कोशिश करता है। क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहा है, जाके सो जा अपने रूम में। उसके ऐसे बोलते हैं मैं डस्टिन को कॉलर से पकड़ता हूँ और मेरे हाथ में एक बॉटल होती है, मैं बॉटल का पूरा पानी उसके ऊपर फेंक देता हूँ। जैसे मैं ऐसे फेंकता हूँ, डस्टिन एकदम चिल्ला उठता है कि क्या है ये, क्या है ये, ऐसे करते। डस्टिन अपनी आंखें पूरी खोलने की ट्राई कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों में किसी ने बहुत ज़ोर से टॉर्च मार दी हो, उससे आंखें खुल नहीं पा रही, उससे रोशनी नहीं देखी जा रही। वो कैसे तो करके अपनी आंखें रगड़ रगड़ के अपनी आंखें खोलता है। और जब वो देखता है कि मैंने उसे पकड़ा हुआ है तो वो बोलता है कि क्या हुआ, तुझे कोई दिक्कत है क्या, जाके सो जा ना अपने रूम में। जैसे वो ऐसा बोलता है, मैं उसके कॉलर से पकड़ के उसे मुक्का मारता हूँ सीधा उसके मुंह पे, और मैं उसे बोलता हूँ कि इन सारे गधों को बोल कि यहाँ से चले जाए, मुझे इस टाइम एक भी यहाँ पर नहीं चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, डस्टिन अपना पूरा नाक ऐसे साफ़ कर रहा है, उसके यहाँ से थोड़ा सा खून निकलने लग गया है। नाक साफ़ करते करते बोलता है कि क्या हो गया तुझे, तू पागल हो गया क्या, और ऐसे बोलते मुझे धक्का दे देता है। मैं थोड़ी सी पीछे आता हूँ। अब माहौल थोड़ा सा सीरियस हो चुका है, पार्टी रुक चुकी है, गाने रुक चुके हैं, सब लोग जो यहाँ वहाँ नाच रहे थे अब हमें देख रहे हैं। मैं डस्टिन के पास फिर जाता हूँ और मैं उसे फिर एक पंच मारता हूँ उसके स्ट्रेट फेस पे। यहाँ पे उसको ये पंच पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे उसका दांत टूट गया हो। अपना अपना ऐसे थोपड़ा पकड़ के वो थोड़ा सा पीछे जाता है और ऐसा लगता है जैसे बस अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर रोने वाला है वो। बट वो ऐसा नहीं होता, वो अपना फेस पकड़ के जाता है, ड्रॉर खोलता है और वहाँ से सीधा गन निकाल देता है, सीधा गन को मेरी तरफ पॉइंट कर देता है। वेल मैं हैरान था, इसके पास गन कैसे आ सकती है, एक नशेड़ी जिसके पास गन। ओके, मुझे थोड़ी गंभीरता समझ आ रही थी जो उस टाइम चल रही थी। अगर मैं थोड़ा और केयरलेस होके उसके पास जाता तो वो शायद गन चला भी सकता था, क्योंकि वो पूरे नशे में था। ऑल्दो डस्टिन बहुत बड़ा फट्टू है, आई नो हिम, बट नशे की हालत में कोई कुछ भी कर देता है, स्पेशली अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, अपने प्यार के सामने हीरो बनने के चक्कर में। वेल मैं उसी टाइम अपने हाथ खड़े कर देता हूँ। ऑल्दो मेरे माइंड में मैंने उसे 10 बार मार डाला है, बट इस टाइम मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूँ और मैं डस्टिन को बोलता हूँ, ब्रो चिल, काम डाउन, चिल। हाँ तू क्या कर रहा है ये। डस्टिन एकदम मेरे पास आके बोलता है, अब बोल, अब मारेगा मुझे, हाँ मेरे दोस्तों को निकालेगा तू अब बाहर। वेल टू बी ऑनेस्ट, मन तो मेरा पूरा यही कर रहा था, बट इस टाइम नहीं। मैं उसे डस्टिन को बोलता हूँ, सॉरी ब्रो, आई शुड माइंड माई ओन बिजनेस, मैं कुछ नहीं करूँगा, तू चिल कर। हाँ मैं जा रहा हूँ। बट डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के सामने एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे खो सकता था हीरो बनने की। मुझे जाने नहीं देता, वो मुझे अपनी रिवॉल्वर से सीधा ऐसे सर पे मारता है। वो इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस होता है कि उसे लगता है कि उसने बहुत ज़ोर से मारा है, बट एक्चुअली वो सिर्फ मेरे लिए एक टच होता है। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता, बट जस्ट टू मेक श्योर कि डस्टिन का ईगो सेटिस्फाई हो जाए, मैं अपना सर पकड़ के गिर जाता हूँ और मैं चिल्ला रहा हूँ, बहुत ज़ोर से मार दे डस्टिन, क्या कर रहा है तू, दर्द हो रही है मुझे। और डस्टिन मेरी एक्टिंग को रियलिटी मानता हुआ हंसने लग जाता है और बोलता है कि अब बोल, अब करेगा मेरे साथ तू, अब लड़ेगा मेरे साथ तू, हाँ मेरे को क्या बोल रहा था, बाहर कर अपने दोस्तों को, बोलेगा वापस से। जिस पे मैं बोलता हूँ, नहीं अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा ब्रो, आई एम सॉरी, और मैं खड़ा हो जाता हूँ। और डस्टिन मुझे जाते जाते एक चीज़ बोलता है, और सुन, तुझे मुझसे बहुत प्रॉब्लम है ना, तुझे लग रहा होगा कि तो पुलिस को सब कुछ बता देगा और हम पकड़े जाएंगे, हमारा पूरा ग्रुप पकड़ा जाएगा, तो जस्ट टू मेक श्योर कि तू ऐसा ना करे, मैंने तेरे रूम में भी ड्रग्स छुपा दिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तू कुछ भी नहीं कर सकता। वेल जैसे मैं ये सुनता हूँ मैं हिल जाता हूँ। एक्चुअली हिलता नहीं, मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि डस्टिन से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो वो कहीं बेवकूफ़ सा लगता था, वीक बेवकूफ़, लेकिन
इतना दिमाग, वो मेरे रूम में ड्रग्स छुपा के बैठा हुआ है जस्ट टू मेक श्योर कि मैं पुलिस को कुछ ना बताऊँ। ऑल तो मैं पुलिस को कुछ बताने भी नहीं वालता, आप सबको तो पता है मेरा और पुलिस का 36 का आंकड़ा है। बट डस्टिन को भी मानना पड़ेगा। अब मैं उसे कुछ नहीं बोलता और मैं अपने रूम में आ जाता हूँ। मैं ताला लगाता हूँ अपने रूम में, मैं बैठ जाता हूँ। मेरा सर जो मैं पकड़ के यहाँ अभी रूम तक आया था, मैं उसे हटाता हूँ। मैं शीशे के सामने खड़े होकर सोच रहा हूँ कि डस्टिन ने जो बोला उसका क्या मतलब है। ट्रक छुपाने वाला नहीं, बट उसने एक जिक्र किया, ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक मुझे लगता था डस्टिन एक लूज़र है जो कि अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा है सिर्फ नशा करने से, बट अब मुझे समझ आ रहा है कि शायद बात कुछ और ही है। डस्टिन सिर्फ नशा नहीं करता, वो एक्चुअली ये सब बेचता है। डस्टिन ड्रग्स बेचता है, ड्रग्स सप्लाई करता है, और जो उसके सारे दोस्त यहाँ पर आते हैं ये सब ये धंधा कर रहे हैं यहाँ पर। मेरे अपार्टमेंट में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं और ये चीज़ मुझे कतई मंजूर नहीं है। अभी तक तो मैं मजाक में ले रहा था सब चीज़ कि ठीक है, 4 गधे हैं जो यहाँ बैठ के फालतू की टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं। बट अब मैं सीरियस हूँ, क्योंकि अगर ड्रग बेचे जा रहे हैं वो भी मेरे अपार्टमेंट में, इसका मतलब जब ये पकड़े जाएंगे तो मेरा नाम भी आएगा और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मेरी लाइफ स्मूथ चल रही है, मेरे को एक अच्छा चाइल्ड माना जा रहा है, मेरे को एक्चुअल में रियल में अपना चाइल्ड बनाया जा रहा है। और ये सब चलते हुए अगर मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम ये आ गया कि मैं भी ड्रग्स बेच रहा हूँ, वो मेरी ज़िंदगी तबाह कर देगा। और कोई ऐरे गहरे 4 गधे मेरी ज़िंदगी तबाह कर दें, ऐसा हो सकता है क्या? वेल, काफ़ी दिनों बाद मैं वापस से अपने मिशन पे आ चुका था। मेरा मिशन किसी का कत्ल करना, किसी को ख़त्म करना, अपने रास्ते से किसी को साइड हटाना, यही मेरा मिशन है। और अब मैं डस्टिन पे रिसर्च करना चालू करता हूँ। नेट में जाके डस्टिन के बारे में सर्च करता हूँ तो कुछ खास पता नहीं चलता, बट मैं उसके दोस्तों से पूछता हूँ। कुछ ऐसे दोस्त जिससे डस्टिन की लड़ाई है, पहले दोस्त थे बट अब कोई दोस्त नहीं, अब सब दुश्मन बन चुके हैं। मैं उनसे डस्टिन के बारे में पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि डस्टिन का एक भाई है और डस्टिन सिर्फ उसी के नाम पे उछलता रहता है, अपने भाई के नाम पे। उसका भाई जेल में है, क्यों है, किस लिए, किसी को नहीं पता। वेल, अगर उसका भाई जेल में है तो मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को तो सिर्फ डस्टिन से लेना देना है। अब मेरे प्लान 3 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। पहला पार्ट, जो उसने मेरे घर पे छुपाया हुआ है ड्रग्स, उसको बाहर करना। दूसरा पार्ट, डस्टिन का हर एक हरकतों का पता लगाना। और तीसरा पार्ट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना। सो पहले पार्ट के लिए मैं डस्टिन को बोलता हूँ कि मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, बट मैं नहीं जाता। मैं सामने ही एक एयरबीएनबी है, उसी को ही ले लेता हूँ। बस वहाँ बैठ के इनकी सारी हरकतें नोटिस कर रहा होता हूँ। जो इनकी सारी हरकतें होती है वो मुझे कुछ इस कदर समझ आती है। डस्टिन क्लासेस कभी नहीं जाता था, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर पे पड़ा रहता था, बट बीच में 2 घंटे होते थे 8 से 10 जब वो फ्लैट छोड़कर जाता था। और इन 8 से 10 के बीच में आई एम प्रीटी श्योर ये ड्रग्स लेके जा रहा है और स्मगल कर रहा है, एंड 10 बजे वापस आ जाता था। 10 बजे के बाद 11 बजे तक इसकी गैंग आ जाती थी और ये पूरे दिन हल्ला वही सब करती रहती थी। सुबह हो जाती थी, 5-6 बजे पूरी गैंग फिर से चली जाती थी। डस्टिन अपने घर में ही रहता था। फिर थोड़ी देर बाद जब क्लासेस का टाइम होता था तो डस्टिन फिर बाहर जाता था और करीबन 3 या 4 घंटे बाद वो वापस आता था। और इन 3-4 घंटे में एक चीज़ होती है जो बड़ी अनयूजुअल होती है, उसकी गर्लफ्रेंड आती थी। सिर्फ डस्टिन की गर्लफ्रेंड आती है, उसने एक क्लोन की बनाई हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे वो डस्टिन से छुपी हुई है, क्योंकि बार बार यहाँ वहाँ देख रही है। जब भी वो डस्टिन के साथ आती थी हमेशा ऐसे आती थी जैसे शी ओन्स दिस हाउस, बट जब वो बिना डस्टिन के आ रही है तो हर जगह बार बार ऐसे देखी जा रही है, चेक कर रही है। वो खोलती है और 5 मिनट में ही वो वापस आ जाती है। और जब मैं ध्यान से नोटिस करता हूँ तो उसने कुछ ड्रग्स डस्टिन से चुरा लिए होते हैं। डस्टिन की गर्लफ्रेंड, जिसके लिए डस्टिन इतना सीरियस है, वो उसे सिर्फ यूज़ कर रही है ड्रग्स के लिए। प्यार भी वैसे एक फ़नी चीज़ है, राइट? मतलब सबको लगता है कि प्यार 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 कितने स्ट्रांग होता है, प्यार इंसान को बदल देता है प्यार। बट ये कोई रियलाइज़ नहीं करता कि हम इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बैटल्स लड़ते हैं हर जगह। हम सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं, पैसे कमाने के लिए बैटल लड़ रहे हैं, जॉब में जाते हैं प्रमोशन के लिए बैटल लड़ रहे हैं। और जब प्यार की बात आती है तो वो भी एक बैटल ही है। 2 लोग जो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस पाना चाहते हैं।
और उन दो में से एक बेवकूफ़ निकल ही जाता है, जिसे लगता है कि ये बैटल नहीं, ये तो प्यार है। इधर तो हमें दूसरे के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहिए, हमें तो उनके लिए फूल बिछा देने चाहिए। वो हमेशा पहले वाले इंसान के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते रहेंगे, एक्स्ट्रा क्या, एफर्ट्स की झड़ियाँ बिछा देंगे, हमेशा पहले मैसेज करते रहेंगे, हमेशा उनसे टाइम मांगते रहेंगे, हमेशा उनसे अटेंशन मांगते रहेंगे। और यहाँ पर ये वाले लोग बैटल हार जाते हैं, क्योंकि जो सामने वाला इंसान होता है वो इस वाले इंसान पे डोमिनेंस हासिल कर देता है, और इस तरह ये इंसान बनता है विनर। तो आपको क्या लगता है कि एक जो विनर जो ये है वो इस लूज़र के साथ प्यार करेगा? प्यार नहीं करते हैं तो सिर्फ दया, और दया 1 महीना 2 महीना 3 महीना चल सकती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और शायद जो डस्टिन की गर्लफ्रेंड डस्टिन पे कर रही थी, वो कर रही थी दया, उसको प्यार का ढोंग दिखाकर। वेल, आई डोंट केयर कौन किस पे दया कर रहा है, कौन किससे प्यार कर रहा है। ऑल आई केयर इज़ डस्टिन। अब मुझे इनकी पूरी रूटीन पता चल चुकी थी। अब मैं अपने रूम में जाता हूँ और मैं अपने रूम का कोना कोना सर्च करने लग जाता हूँ। डस्टिन जो मुझे बहुत शरीफ समझता था, ऑब्वियसली आई हैव टू प्रिटेंड, राइट, उसे लगता था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। और शायद इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने एक मिस्टेक कर दी थी। उसने मेरे दीवार के एक ब्लॉक के अंदर ट्रक छुपाया था, बट वो उस ब्लॉक को अच्छे से फिट करना ही भूल गया। पूरी दीवार को ध्यान से देखो तो एक ब्लॉक अलग ही नज़र आता था। मैं चाहता हूँ उस ब्लॉक को बाहर निकालता हूँ और मुझे वो ड्रग्स मिल जाते हैं। वाओ डस्टिन, वेरी इंटेलिजेंट। गुची गैंग सुनने वालों से मैं एक्सपेक्ट भी क्या ही कर सकता हूँ। वेल, अब मेरा पहला क्लियर हो गया होता है मिशन। अपना रूम मैंने साफ़ कर दिया, मतलब मेरा नाम अब बीच में नहीं आ सकता। अब मैं डस्टिन के रूम में जाता हूँ और पूरा सर्च करने लग जाता हूँ यहाँ वहाँ कि उसने आखिर छुपाया कहाँ पर है और क्या छुपाया। मैं उसके ड्रॉर खोलता हूँ तो उसमें मुझे उसकी रिवॉल्वर मिलती है, उसकी और उसके भाई की फ़ोटो मिलती है। उसका भाई, जब मैं फ़ोटो उठाकर देखता हूँ तो एक्चुअली उसका भाई लग रहा था स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आई डोंट नो ये जेल क्यों गया होगा, लाइक दिखने में तो शरीफ ही लगता है। वेल, कुछ नहीं कह सकते आज के ज़माने में, राइट, मैं भी तो शरीफ ही लगता हूँ, है कि नहीं। वेल, मैं फ़ोटो को साइड रखता हूँ। एक और फ़ोटो निकलती है डस्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड की, दो प्यार करने वालों की, या फिर यूँ कहूँ कि एक डोमिनेट करने वाले की और एक डोमिनेट होने वाले की, व्हाटएवर यू लाइक। मैं वो भी रखता हूँ और मैं बाकी जगह सर्च करने लग जाता हूँ। वेल, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये समझने में कि डस्टिन ने ड्रग्स कहाँ छुपाए होंगे। उसका रूम बहुत ज़्यादा मैसी होता है, हर चीज़ यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, मतलब बिल्कुल ही गंदा। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ होती है जो बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में रखी गई है, उसके शूज़ के डब्बे। वेल, वो चीज़ें मेरी अटेंशन ग्रैब करती हैं। मैं उसके शूज़ के डब्बों को उठाकर देखता हूँ तो उसी में ड्रग्स रखे होते हैं। 2 टाइप के ड्रग्स, एक थोड़े से येलोइश कलर में होते हैं, हल्के से येलोइश, और एक बिल्कुल वाइट कलर में होते हैं, और उनके ऊपर कुछ नाम लिखा होता है जो कि मैं ऑब्वियसली आपको नहीं बताऊँगा। ड्रग्स का नाम मैं ऐसे शेयर नहीं करना चाहता, बट 2 अलग टाइप के ड्रग्स रखे होते हैं। अब मैं उन नाम की फ़ोटो लेता हूँ और मैं उन्हें उसी तरीके से वहीं पे रखकर बाहर आ जाता हूँ। अब मैं अपनी लाइब्रेरी में जाता हूँ और वहाँ पे इसके बारे में सर्च करने लग जाता हूँ। ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा रेयर थे, नेट पे मुझे मिल ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ा, जहाँ पे कुछ ऐसी किताबें भी थी जो कि ड्रग्स के ऊपर थी। कैन यू इमेजिन, हमारे यूनिवर्सिटी में सब कुछ पढ़ाया जाता है। सो अब मैं उन किताबों में सर्च करने लगता हूँ एंड 1 2 4 5 ऐसे कुछ करीबन मैंने 130-140 पन्ने पलट दिए, तब जाके मुझे उन 2 ड्रग्स के बारे में पता चलता है। जो वो 2 ड्रग्स है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। आई डोंट नो डस्टिन को वो कहाँ से मिले, कैसे मिले, बट वो बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो चालू ही मतलब 1 लाख 2 लाख से होती है, एंड डस्टिन के पास वो किलोग्राम्स में थे। सो आप आइडिया लगा सकते हो कि डस्टिन के पास कितना ज़्यादा पैसा आ रहा होगा। वेल, इन ड्रग्स के बारे में ये सब पता करके मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं था, बट एक चीज़ जो मुझे पता चली उससे मेरा काम बन सकता था। ये दोनों ड्रग्स बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो पता क्या होता है, ओवरडोज। पहली बारी में ओवरडोज, सामने वाला बेहोश हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलेगा उसके सामने क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, वो हर टाइम अनकॉन्शियस रहेगा। और 2 बार ले लो, सामने वाले की डेथ तक हो सकती है। और ये चीज़ थी जो मेरे काम की थी। अब मैं जाता हूँ, मैं डस्टिन के रूम में वो ड्रग्स निकालता हूँ और उन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, हल्का सा येलो और पूरा वाइट। जब मैं उन्हें मिक्स करता हूँ तो वो एक वाइट कलर में पूरा फॉर्म हो जाते हैं।
ऐसा लगता है कि वो यही वाला वाइट वाली ड्रग है। तो मैं एक अलग सी पॉलीथीन लेता हूँ जिसपे मैंने वो नाम नहीं लिखा होता और उस पॉलीथीन को सबसे ऊपर रख देता हूँ। और ये मैं पता है क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि डस्टिन के रूम में कोई आता है जो हमेशा ड्रग्स चुराता है। और ऐसे ही होता है, डस्टिन की गर्लफ्रेंड उसके रूम में आती है, वो ड्रग्स निकालती है। हर बार वो 5 मिनट बाद बाहर आ जाती थी, बट अब वो बाहर ही नहीं आ रही। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा हो जाता है, वो बाहर ही नहीं आती। जब मैं डस्टिन के रूम में जाकर देखता हूँ तो वो वहाँ पड़ी हुई होती है और उसके हाथ में जो मैंने वो पन्नी रखी हुई थी वो ऐसे पड़ी हुई है। इसका मतलब कि उसने चुराते ही वो ड्रग ले लिया था, उसने वो कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस उसी टाइम पे हो गई है, वो बेहोश हो गई है। अब मैं उसको बांध देता हूँ और उसको जैसे चेयर से रख देता हूँ बांध कर, और फिर मैं डस्टिन को कॉल करता हूँ। अब डस्टिन को मैं कॉल करता हूँ, डस्टिन कॉल पिक करता है। व्हाट्सअप डस्टिन, क्या हाल है भाई? जिस पे बोलता है कि तूने मुझे कॉल क्यों करा? वेल, मुझे तुझसे मिलना था ब्रो, मैं तुझे मिस कर रहा हूँ यार। तू पागल है क्या? तूने नशे वशे करेगा कोई? ना ब्रो, नशे तो तू करता है यार, हमारी कहाँ इतनी हैसियत कि हम नशे करें। तू क्या बोल रहा है? तू पागल है? उस दिन की मार भूल गया? नहीं यार, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। एक काम कर, तू अपने रूम में आ जा, क्योंकि ना जो तूने शूज़ वाले डब्बों में अपने ड्रग्स भर के रखे हैं वो मुझे मिल गए हैं। और हाँ, अकेले आइयो, सबके साथ आएगा तो मैं उन सारे ड्रग्स को फ्लश कर दूंगा। डस्टिन जैसे सुनता है वो चिल्ला देता है, तू पागल है क्या? तुझे पता है वो कितने के है? वो कौन कौन उसे कंज्यूम करता है? देख 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 भाई, देख, हम आराम से अपना मैटर सॉल्व करते हैं। तू ड्रग्स को हाथ में लगा, ठीक है? बट यार, ड्रग्स को तो मैंने हाथ लगा दिया है और मैं तो उसे फ्लश भी करने जा रहा हूँ, और तू 10 मिनट में नहीं आया तो शायद मैं कर भी दूंगा। ब्रो मैं आता हूँ, ब्रो प्लीज़, देख हम शांति से करेंगे, ठीक है? मैं अकेले आ रहा हूँ। और डस्टिन कॉल काटता है और भागता हुआ आ जाता है। 10 मिनट बोले थे, बंदा 8 मिनट में आ जाता है। डस्टिन जैसे गेट खोलता है और पूछता है, कहाँ है? तूने कहाँ रखे? वेल, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बट रूम में आके जो उसे देखने को मिलता है उससे वो और ज़्यादा घबरा जाता है। वो देखता है कि मैंने डस्टिन की जाने मन गर्लफ्रेंड को बांध के रखा है और डस्टिन की रिवॉल्वर को गर्लफ्रेंड की तरफ पॉइंट किया हुआ है। मैं डस्टिन को कह रहा हूँ कि व्हाट्सअप ब्रो, क्या हाल है? डस्टिन एकदम से डर जाता है। वो बोलता है, ब्रो तुझे क्या हो गया? तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू तो शरीफ अच्छा सा लड़का है, पढ़ाई में ध्यान दे। मैं तुझे नहीं फंसाऊंगा, मैंने मजाक किया था, मैंने कोई ड्रग्स तेरे रूम में नहीं छुपाया ब्रो, सब कुछ सही है ब्रो, प्लीज़ तू चिल कर। जिस पे मैं बोलता हूँ, क्या है यार डस्टिन, मैं तो तुझे स्ट्रॉन्ग समझा था, बट तू तो फट्टू निकला, अपनी बातों से ही घूम रहा है। तूने मेरे रूम में ड्रग्स छुपाए थे मेरी दीवार में, वो भी मुझे मिल गए। तो अब लिटरली तेरे पास 0% चांस है मुझे फंसाने का, मुझे ट्रैप करने का और मुझे धमकाने का। तुझे पता है, मुझे आज तक किसी ने धमकाया नहीं है, और जिसने धमकाने की कोशिश करी है वो इस दुनिया में रहा नहीं है। तो सोच अब तेरे साथ क्या होगा। डस्टिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। डस्टिन बोलता है, ब्रो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू प्लीज़ रिवॉल्वर रख दे, तुझे नहीं पता इससे लोग मर जाते हैं, ये मजाक नहीं है ब्रो, मुझे लग रहा है तू पागल मत बन ब्रो, प्लीज़ जो तू बोलेगा मैं वो करूँगा, ठीक है? जो तू बोलेगा मैं वो करूँगा, तू प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत कर और प्लीज़ मेरे ड्रग्स वापस कर दे ब्रो, प्लीज़। जिस पर मैं बोलता हूँ, ओके फाइन, मुझे वैसे भी कुछ नहीं करना यार, मुझे तेरी गर्लफ्रेंड से कुछ नहीं करना, तेरे ड्रग्स से कुछ नहीं करना, तुझे तो पता ही है। मैं तो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू अपने दोस्तों को लेकर आता है और मैं परेशान हो जाता हूँ। डस्टिन बोलता है, मैं आज के बाद कभी अपने दोस्तों को नहीं लाऊंगा, आई प्रॉमिस, मैं कभी नहीं लेकर आऊँगा, ओके? कभी भी नहीं। सही है, अब तू रिवॉल्वर नीचे रख दे। जिस पे मैं बोलता हूँ कि रख देंगे ब्रो, इतनी भी ज़्यादा क्या जल्दी है तुझे? एक काम कर, इधर आ, बैठ। वेल, मैंने टेबल में 3 लाइंस बनाई होती है उसी ड्रग की, और मैं डस्टिन को बोलता हूँ कि एक काम कर, तू ये कंज्यूम कर, हर एक लाइन पे मेरे पास जो तेरी चीज़ें हैं मैं उन्हें छोड़ दूंगा। डस्टिन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तू मुझे इस टाइम ड्रग्स कंज्यूम करने को क्यों बोल रहा है। हम बैठ के बात करते हैं ना। जिस पे मैं बोलता हूँ, नहीं ना यार, मज़ा नहीं आएगा, आज तक तूने हमेशा मेरे से नशे में ही तो बात करी है, तो ऐसे एकदम बैठ के मुझसे बात करने लग जाएगा तो वो फील नहीं आएगी, लगेगा ही नहीं कि मैं अपने भाई डस्टिन से बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा नशा लेना यार, तेरे लिए क्या चीज़ है। डस्टिन एक रोल लेता है और उससे पूरा ड्रग कंज्यूम कर लेता है। जैसे ही वो फर्स्ट लाइन कंप्लीट करता है, वो एकदम ऊपर देखता है और वो आसमान में ऐसे देख रहा है जैसे कि उसे आसमान में साक्षात भगवान दिख गए। आंखें फटी हुई है, लाल हो गई है, कुछ बोल नहीं पा रहा। वेल, डस्टिन बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे लगा था
वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। बट नहीं, डस्टिन अभी भी हिल रहा था, बातें कर पा रहा था, और एक्चुअली वो अपनी सेंसेस में था। शायद वो बहुत टाइम से ड्रग्स लेता है, शायद उसने बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, वरना उसकी गर्लफ्रेंड तो अभी तक पड़ी हुई है। वेल, मैं उसे फिर बोलता हूँ कि ले, ये जो तेरे सारे ड्रग्स हैं मैंने तेरे को दे दिए, रख ले, जैसे कि मैंने वादा किया था। अब तू दूसरी लाइन लेगा और मैं तेरी गर्लफ्रेंड को भी रिहा कर दूंगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डस्टिन बोल रहा है कि ब्रो ये बहुत हार्ड है, इसमें कुछ अजीब है, आई कैन फील इट, ये नॉर्मल ड्रग जैसा नहीं है। जिस पर मैं बोलता हूँ ये सब तुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि तू डरा हुआ है, अब जल्दी से ले। डस्टिन फिर रोल बनाता है और दूसरी लाइन ले लेता है। जैसे ही वो दूसरी लाइन लेता है, वो फिर से ऊपर देखता है, और इस बार उसकी आंखें इतनी लाल हो गई है जैसे मानो उधर से खून निकलने वाला है। डस्टिन अब थोड़ा अनकॉन्शियस होने लग रहा है कि अब उस पर चीज़ें हावी हो रही है। वो यहाँ वहाँ देख रहा है, ऐसे हिल रहा है, बोल रहा है ब्रो मैंने ले लिया, तू उसे छोड़ दे। मैं भी वैसे ही करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड को खोल देता हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड सीधा नीचे पड़ जाती है। आई गेस इससे अच्छा तो मैंने बांधा ही रखा होता तो ठीक था। वेल, गर्लफ्रेंड नीचे पड़ी हुई है और अब मेरे पास डस्टिन की रिवॉल्वर है। और मैं डस्टिन को बोलता हूँ कि डस्टिन, अगर तुझे अपनी रिवॉल्वर भी चाहिए तो जल्दी से तीसरी लाइन ले ले, इससे पहले तू अनकॉन्शियस हो जाए, जल्दी ले ले। डस्टिन बोलता है कि ब्रो मुझे अच्छा नहीं लग रहा ब्रो, ये बहुत हैवी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। जिसमें मैं बोलता हूँ डस्टिन तुझे अपनी रिवॉल्वर नहीं चाहिए क्या, जल्दी लेना ब्रो, तेरे लिए तो क्या ही चीज़ है ये, ले ले। डस्टिन फिर से अपना रोल बनाता है और तीसरी लाइन ले लेता है। जैसे ही वो तीसरी लाइन कंज्यूम करता है, अब वो ऐसे हवा में नहीं देख रहा, ना ही उसकी आंखें पूरी लाल हुई पड़ी है, क्योंकि डस्टिन कंज्यूम करते ही वहीं गिर जाता है। उसका फेस बहुत ज़ोर से उस टेबल पे लगता है और वो टेबल के ऊपर ही गिरा पड़ा है। मैं थोड़ी देर उसके पास जाके देखता हूँ, नाक के आगे हाथ लगाता हूँ और मैं उसकी सांसें चेक कर रहा हूँ, और मुझे ये रियलाइज़ होता है दैट डस्टिन इज़ नो मोर। डस्टिन ओवरडोज की वजह से बाहर आ गया। वेल, जैसे ये होता है अब मेरा रोल चालू होता है, एक्टिंग का रोल। मुझे लगता है मुझे एक्टर बन जाना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में इतनी एक्टिंग करी है ना कि मैं बता नहीं सकता, मेरी तो ज़िंदगी एक्टिंग में निकल रही है। लाइफ इज़ अ प्ले, लाइफ इज़ अ ड्रामा, ब्ला ब्ला ब्ला। वेल, अब मैं एक्टिंग का रोल चालू करता हूँ। मैं जाता हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड को हिलाता हूँ कि उठ उठ उठ, देख तेरे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ, देख डस्टिन हिल नहीं रहा। अब वो थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही है, वो आंखें खोल रही है। मैं फिर पानी लेकर आता हूँ, फिर से उसके मुंह पे मारता हूँ, वो हिल जाती है। क्या हुआ? देख डस्टिन हिल नहीं रहा, देख उसे कुछ हुआ है, वो पड़ा हुआ है। मैं अभी क्लासेस लेकर आया तो मैंने देखा कि डस्टिन हिल नहीं रहा। वो जाकर देखती है, डस्टिन को हिला रही है, और वो देखती है कि डस्टिन मर चुका है। जैसे वो देखती है वो पागल हो जाती है, अपने बाल खींच रही है कि ये क्या हो गया। मैं उसी टाइम उसको बोलता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम पुलिस को कॉल करते हैं, है ना। वो मना कर रही है, नहीं, पुलिस को कॉल नहीं करना। तो मैं उसे समझाता हूँ कि अगर नहीं करूँगा तो तू फंस जाएगी, तू सबसे पहले यहाँ पर आई है, तेरे पास डस्टिन आया है, तू समझ रही है मामला कितना सीरियस है, तू गंदी तरह फंस जाएगी, तेरे नाम पे आ जाएगा पूरा मर्डर। वो ब्लैंक हो चुकी है, वो रो रही है, वो बहुत ज़ोर से रो रही है। वेल, उसे कुछ समझ नहीं आता। वेल, लोग भी फ़नी है, लोगों को जब कुछ समझ नहीं आता तो रोने लग जाते हैं। मतलब अगर मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं 2 मिनट बैठूंगा और मैं सोचूंगा कि अब मैं क्या करूं, बट वो गधे रोने लग जाते हैं, सोचने की जगह रोने लग जाते हैं। उन्हें लगता है रोने से सब कुछ सही हो जाएगा। वेल, मैं अब पुलिस को कॉल करता हूँ और मैं एक्टिंग करता हूँ जैसे कि मैं बहुत सदमे में हूँ। हेलो सर, डस्टिन। पुलिस वाला बोलता है क्या हुआ, आप थोड़ा क्लियर बताएंगे? सर मेरा दोस्त डस्टिन है, वो हिल नहीं रहा सर, वो सांस नहीं ले रहा सर, आप प्लीज़ यहाँ आ सकते हैं जल्दी। लकीली पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं होता, तो वो करीबन 10-15 मिनट में पहुँच जाते हैं। वो आते हैं, वो देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी डस्टिन को हिलाने में लगी हुई है, डस्टिन उठो कर रही है, और मैं कोने में ऐसे पड़ा हुआ हूँ सदमे में। मैं जोर से सांसें ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ट्रॉमा आ गया है। पुलिस आती है, डस्टिन को लेकर जाती है, और हम दोनों को भी। जब हम दोनों को लेकर जाती है, वो गर्लफ्रेंड से पहले पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, ये सब। वो बताती है कि मैं तो वहाँ ऐसे ही आई थी, डस्टिन से मिलने आई थी, बट डस्टिन नहीं था तो मैं रुक गई, मैं वेट कर रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला। जब मेरी बारी आती है तो मुझसे पूछते हैं। वेल, मैं उन्हें बताता हूँ कि सर डस्टिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सर। मैं उसे समझाता था कि कभी ऐसा ना करे,
बट वो मेरी मानता ही नहीं था सर उसकी लाइफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डस्टिन भी था, और वो ऑर्गेनाइजेशन डस्टिन को सर धमकाती थी, वो टॉर्चर करती थी, डस्टिन को फोर्स करती थी ये सब बेचने के लिए। मैंने उसे बहुत बार मना किया, बट वो कभी नहीं माना। वो कहता था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसे मार डालेगी, वो उसे नहीं छोड़ेगी सर। शायद ऐसा ही हुआ है सर। वेल, डस्टिन की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ आता है कि वो ओवरडोज की वजह से मरा है, तो ये एक मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट माना जाता है। और जब से मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, तब से पुलिस उस ऑर्गेनाइजेशन के एक एक इंसान को पकड़ कर जेल में डालने लग गई थी। मेरे सामने उन सबको पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। और पता है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा था? उस दिन जब डस्टिन ने मुझे मारा था ना, सबके सामने हीरो बनने के लिए रिवॉल्वर से, और मैं पड़ा हुआ था, तब ये लोग हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे। और अब जब इनकी लाइफ ख़त्म हो रही है, रूइन हो रही है, इन्हें कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है, माँ बाप इन्हें डिसोन कर दे रहे हैं, और इन्हें जेल में पीटा जा रहा है, गंदी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, तब मैं हंस रहा हूँ। वेल, 3-4 दिन में ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स पकड़े जाते हैं, खरीदने वाले, बेचने वाले, हर कोई जेल के अंदर, और ये ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाती है। वेल, अब मेरी लाइफ फिर से स्मूथ हो चुकी है। मेरा रूम अब कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि वहाँ पे किसी की डेथ हुई है, तो जो भी आता है वो बोलता है भैया हम इधर नहीं रहेंगे। और कोई रहना भी चाहे तो मैं उसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ तो भैया ऐसा ऐसा हुआ था, यहाँ तो डेथ हुई थी, तो देख लो, आप रह सकते हो तो रह लो। कोई भी नहीं रहता। अब मैं अकेला पूरे अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मेरे पास पूरी प्राइवेसी है, और अब जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब मुझे प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा एक शरीफ बच्चा बनने का, एक आदर्श अच्छा पढ़ाकू बच्चा बनने का। अब मैं यहाँ पे खुल के जी सकता हूँ। वेल, अभी करीबन 1 ही महीना हुआ था डस्टिन की डेथ को, तब मुझे एक मैसेज आता है, एक अननोन मैसेज। मैं उसे खोल के देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैसेज में लिखा होता है, यू शुडंट हैव डन दैट, आई एम कमिंग फॉर यू। यू शुडंट हैव डन दैट, आई एम कमिंग फॉर यू। ये कौन हो सकता है और ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? मैं उसे रिप्लाई करता हूँ कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट हैव आई डन? जिस पे उसका रिप्लाई आता है, आई एम डस्टिन्स ब्रदर। डस्टिन्स ब्रदर, वो शरीफ सा बच्चा जो फोटो में दिख रहा था, जो जेल में। वेल, सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसको कैसे पता कि ये सब चीज़ें मैंने करी है। आई एम कमिंग फॉर यू। हाँ, मुझे लगा था मेरी लाइफ थोड़ी सी इजी हो गई है, बट आई गेस नॉट। मैं उठता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठता हूँ और कंप्यूटर पे डस्टिन के भाई के बारे में सर्च करने लग जाता हूँ। जब मैं सर्च करने लग जाता हूँ तो मुझे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें मुझे उसके भाई के बारे में पता चलता है। वेल, डस्टिन का वो शरीफ सा दिखने वाला भाई शरीफ नहीं होता, बल्कि आर्टिकल में लिखा होता है कि एक 24 साल के लड़के ने 4 लोगों की हत्या कर दी थी। उसने ये हत्याएं डिफरेंट टाइम में करी थी। एक करी थी 5 साल पहले, एक करी थी 3 साल पहले, और 2 करी थी 30 साल। मतलब ये 5 साल से मर्डर था जो कि छुप के बैठा हुआ था। और जो उसको सबसे बड़ा टैग दिया जाता है वो दिया जाता है साइकोपैथ। डस्टिन का भाई एक साइकोपैथ था, मेरी तरह। एक शरीफ दिखने वाला साइकोपैथ। और अब वो बाहर आ चुका है, और अब वो मेरे पीछे है। उसको मेरे बारे में पता है, मैं शायद उसको ये चीज़ नहीं पता कि जिससे अब वो टकराने वाला है वो भी एक साइकोपैथ है। हाँ, मुझे ये सोच के ही इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, तुम्हें पता नहीं है कितना ज़्यादा एंटरटेनिंग है। मेरी लाइफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी थी, प्रिटेंड करते हुए, एक्ट करते हुए, अच्छा बच्चा बनते हुए। बट अब एक्चुअल में एक बैटल है, एक वर्दी अपोनेंट मुझे मिल गया है, एक साइकोपैथ मुझे मिल गया है। तो अब ये लड़ाई होने वाली है 2 साइकोपैथ के बीच में। वेल, अगर उसने 4 मर्डर किए तो मैंने 3 करे। ऑल्दो मैं ये रियलाइज़ कर चुका हूँ कि वो एक नॉर्मल लड़का नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। वरना यहाँ पुलिस तक को आइडिया नहीं था कि ये सब मैंने करा, बट उसके भाई को कैसे आइडिया हो गया? वेल, मुझे लगता है मुझे फाइनली एक इंसान मिल गया है जो सोचता है, रोता नहीं है।
जो करता है भूलता नहीं है। ये लड़ाई लड़ने में मज़ा आएगा। और आप सबको तो पता ही है, मैं छोटी बैटल्स हार सकता हूँ, बट वॉर हमेशा मैं ही जीतता हूँ। ये लेटर मिस्टर एस पढ़ते हैं, वो बंद कर देते हैं। अब वो फिर सर्च करते हैं टेस्टिंग के बारे में। जब वो सर्च करते हैं तो उन्हें आर्टिकल्स मिलते हैं कि कैसे एक यूनिवर्सिटी के लड़के ने ओवरडोज की वजह से अपनी जान गंवाई थी, कैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसके रूम में मिली थी और कैसे उसके दोस्तों ने गवाही दी थी। वेट अ मिनट, दोस्तों ने गवाही दी थी? इसका मतलब कि मिस्टर एस को भी उस साइकोपैथ के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है कि दोस्तों ने गवाही दी थी। अब मिस्टर एस जो कि डिटेक्टिव वाले प्रोफेशन से रिटायरमेंट ले चुके थे, अब शायद उन्हें वापस डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। अब शायद उन्हें वापस उस पुलिस स्टेशन में जाके पूछताछ करनी पड़ेगी, उन्हें वापस पता करना पड़ेगा कि ये लड़का है कौन। मिस्टर एस भी ठान लेते हैं कि अगर ये सब सच है तो मैं उस पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, मैं हर एक चीज़ ट्राई करूंगा जिससे मुझे इस लड़के के बारे में पता चल सके। और ये सब करने से पहले मैं लेटर नंबर 3 पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि साइकोपैथ वर्सेस साइकोपैथ ये देखने के लिए तो मिस्टर एस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है।